नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में भारतीय राजनीति की किताब का अध्याय 8 और अंतिम अध्याय हमारा जो है कि भारतीय राजनीति में नए बदलाव। और इसी नए बदलावों के साथ हम भी नई किताब शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारा है भैया इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। गुरुजी आज क्या पढ़ाने वाले हो? आज हम बात करेंगे गठबंधन की राजनीति। किसकी बात करेंगे? गठबंधन की राजनीति। चलिए तो अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, गठबंधन की राजनीति। हम लोगों ने, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बेसिक बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि गठबंधन क्या होता है। दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के जब सरकार बनाती है उसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। और गठबंधन की सरकार क्यों बनानी पड़ती है बच्चों? क्योंकि किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाता है, मतलब 545 का 50% से ज्यादा कोई भी पार्टी सीट नहीं जीत पाती है, इसलिए गठबंधन बनाना पड़ता है। राष्ट्रीय दल क्या होते हैं, क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था, मतलब एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने गठबंधन का युग चर्चा कर लिया, कांग्रेस का पतन वो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 1989 में कांग्रेस की हार हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 197 सीटें ही कांग्रेस जीत पाती है, परंतु उसके बावजूद भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। उनके पास मौका था कि सरकार बनाए, दूसरे पार्टियों से मिलकर के सरकार बना सकती थी, परंतु कांग्रेस ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया। तो 1989 से लेकर के 2014 तक का जो दौर होता है वो कौन सा होता है बच्चों? कौन सा दौर होता है? गठबंधन का दौर होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट्स का दौर होता है। तो आज हम उसी गठबंधन की राजनीति की बात करेंगे। और आज लास्ट में जाते जाते हम लोग हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, कौन? जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर करके आज मोदी जी तक, नेहरू जी से लेकर के मोदी जी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनको याद करेंगे। ठीक है ना, और उनको एक ट्रिक के साथ याद करेंगे जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी से याद रहे। और कोई भी पूछे कि हाँ भैया भारत में कौन कौन प्रधानमंत्री बना है, तो ट्रिक ये आप दिमाग में चलाओगे और सारे प्रधानमंत्रियों के नाम बता दोगे। तो आज एक और आप लोगों के लिए गजब धमाकेदार वाली ट्रिक लेकर के आया हूँ, मस्त बिंदास, और अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक है। अपन ऐसे कहीं चुराते नहीं है कि उस किताब से उठा ली, उससे नहीं, अपन खुद ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, अपन ट्रिक में है बेटा। चलिए, 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टी और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा। जो 90 का दशक है उसमें कुछ ताकतवर पार्टियां और आंदोलनों का उभार हुआ, मतलब कुछ पार्टियां बहुत ज्यादा ताकतवर उभरी, जो क्षेत्रीय दल थे वो कुछ ज्यादा ताकतवर हुए और कुछ आंदोलन हुए, जैसे कि आप दलितों के, पिछड़ी जातियों के, इनके आंदोलन देखोगे, वो आंदोलनों में उठाव हुआ है, ज्यादा हुए। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की नुमाइंदगी की। इन दलों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की है। तो अब जो पार्टियां हैं या ये जो आंदोलन हुए, उन्होंने किसकी आवाज उठाई है? दलितों की आवाज उठाई है, पिछड़े वर्ग ओबीसी की आवाज उठाई है। उनकी नुमाइंदगी करने का मतलब है उनका प्रतिनिधित्व करा है, उनके जो समस्या है उन समस्याओं को उठाया है, उन समस्याओं को आगे तक लेकर के आई हैं और उन समस्याओं का समाधान बोला है कि सरकार को कि इन समस्याओं का समाधान करा जाए। और कुछ पार्टियों ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी करी कि जो अपने क्षेत्र की जो समस्या है उन समस्याओं को उठाने की बात करी। जैसे हम कहते हैं डीएमके हो गया, वो दक्षिण के मुद्दों को उठाती है। साउथ की जो आसू संघ था, स्टूडेंट यूनियन जो असम का था, वो वहां का मुद्दा उठाती है। तो कुछ क्षेत्रीय पार्टियों का भी दबदबा रहा, क्षेत्रीय आकांक्षा है उनको भी उठाया गया। तो 90 के दशक में कुछ पार्टियां बड़ी पार्टियों के रूप में उभरी। उसके अलावा जो आंदोलन हुए वो दलितों के, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए हुआ कि भाई इनको भी ऊपर उठाया जाए, इनको भी बराबरी में लाने के लिए सरकार काम करे। और इन्हीं पार्टियों ने कुछ अपनी जो क्षेत्रीय आकांक्षा है, जो रीजनल एस्पिरेशंस है, उन रीजनल एस्पिरेशंस के लिए भी काम कराया कि साहब हमारे रीजन को लेकर के भी काम होना चाहिए। ये जो तस्वीर दिखाई गई है ये आंदोलन की दिखाई गई है। और जब जब जनता सड़क पर उतरती है तब तब सरकार को जनता की सुननी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि याद करो कक्षा 11 में संविधान की किताब में जो प्रस्तावना पढ़ी थी, और उस प्रस्तावना में शुरुआत में जो पहली पंक्ति में लिखा गया, क्या लिखा गया मेरे बच्चों? कि हम भारत के लोग। उसके बाद बात हुई समाजवाद की, बात हुई सरकार की, बात हुई लोकतंत्र की।
कि सभी की जो बात हुई वो बाद में हुई, सबसे पहले जो बात हुई वो हुई हम भारत के लोग। तो भारत के संविधान ने सबसे ज्यादा पावर जो जिसको दी है वो हम लोगों को दी है, भारत के लोगों को दी है। तो ये पावर को बनाए रखिएगा, समय समय पर सरकार को बताते रहिएगा कि साहब पावर हमारे पास है। कोई भी सरकार देश के लिए गलत काम नहीं कर सकती, जनता के खिलाफ काम नहीं कर सकती। 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया। तो 1996 में जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, तो इन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां, जो एक एक क्षेत्रों में ज्यादा दावेदारी हैं, उन पार्टियों ने संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया। तो हम लोगों ने देखा था 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा ने सरकार बनाई थी। इस राष्ट्रीय मोर्चे में कौन था इस राष्ट्रीय मोर्चे में? जनता दल थी। वही जनता दल जिसने 77 में सरकार बनाई थी, 77-78 में, 1977-78 में सरकार बनाई और संविधान में 44वां जो संविधान संशोधन है वो करा था। ये वही जनता सरकार है, जनता दल है। इस जनता दल के साथ और भी जो कुछ क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, वो पार्टियां थी। इसके अलावा वाम मोर्चा जो है, मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उन्होंने भी इसको सपोर्ट करा था। इसके अलावा बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उसने भी इसको सपोर्ट करा था। कब की बात कर रहा हूं मैं? 1989 की बात कर रहा हूं, जब राष्ट्रीय मोर्चे ने सरकार बनाई थी। उसमें जनता दल, क्षेत्रीय दल, वाम मोर्चा और बीजेपी थे। अब 1996 में वापस गठबंधन की सरकार बन रही है और इस बार जो नाम रखा गया है वो संयुक्त मोर्चा रखा गया है। संयुक्त मोर्चा में भी क्या है? जनता दल है, कुछ क्षेत्रीय दल भी है, वाम मोर्चा भी है, पर अब बीजेपी नहीं है। तो आपसे पूछा जाए 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में और 1996 की संयुक्त मोर्चा सरकार में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे कि 1989 की सरकार में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी उसमें जनता दल थी, कुछ अन्य क्षेत्रीय दल थे, वाम मोर्चा था और बीजेपी थी। और 1996 की संयुक्त मोर्चे में बस ये डिफरेंस हुआ कि बीजेपी ने सपोर्ट नहीं दिया, बीजेपी ने समर्थन नहीं करा, भाजपा ने समर्थन नहीं करा। संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई है। तो जो संयुक्त मोर्चे की सरकार है, ठीक है, उसको किसका समर्थन था? कांग्रेस का समर्थन था। किसका समर्थन था? कांग्रेस का समर्थन था। अब आप एक बात समझिए, बात को यहां पे समझिए कि राष्ट्रीय मोर्चा जो है, इधर हमने लिखा राष्ट्रीय मोर्चा। ये राष्ट्रीय मोर्चा कब बनाया सरकार इसने? 1989 में। इसमें कौन कौन है बच्चों? इसमें जनता दल है, इसमें जो क्षेत्रीय दल है वो है, इसमें वाम मोर्चा है, वाम पार्टी है या वामपंथी मतलब कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, और भाजपा है। अब इधर आ जाओ दूसरी तरफ, संयुक्त मोर्चा। संयुक्त मोर्चा कब बना रहे हैं सरकार? 1996 में बना रहे हैं। अब इसमें कौन कौन है? वही जनता दल है, इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय दल भी हैं, इसके अलावा वाम मोर्चा भी है। अब बस जो डिफरेंस है वो ये है कि अब यहां पर भाजपा की जगह कौन सपोर्ट कर रहा है? कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। तो यहां से एक बात ये समझ में आती है बच्चों कि राजनीति में है ना, कभी भी समीकरण बदल सकता है। कोई भी पार्टी किसी भी के भी साथ जाकर के जुड़ सकती है। कांग्रेस उसी जनता दल को सपोर्ट कर रही है जो कि सबसे बड़ी विरोधी थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी जी का विरोध करने वाली उस पार्टी का समर्थन यहां पर कांग्रेस करती है। उसी पार्टी का समर्थन करती है जिस पार्टी ने 1977 में कांग्रेस को हरा करके सत्ता से बाहर कराया था, उसी का समर्थन करती है। कांग्रेस उसी का समर्थन करती है जिसका 1989 में कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी दल भाजपा ने समर्थन करा था। मतलब यहां पे राजनीति में कोई फिक्स नहीं है, सरकार बनाने के लिए कोई भी किसी के साथ भी मिल जाएगा। ये छुई मुई क्या है? छुई मुई का बच्चों एक पौधा होता है, पेड़, तो उसको छुई मुई छूते हैं तो ऐसा उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे राष्ट्रीय मोर्चे में पहले भाजपा थी, पर अब जो संयुक्त मोर्चा बना उसमें कांग्रेस थी। तो ये जब यहां पर भाजपा सपोर्ट कर रही है तो वो क्यों सपोर्ट कर रही है? कि भैया
सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस हटाओ। इनका क्या है, एक ही उद्देश्य था कि भैया कांग्रेस को हटाओ, और कांग्रेस को हटाने के लिए हमारा समर्थन चाहिए, हम समर्थन देंगे। और अभी यहां पर कांग्रेस क्यों सपोर्ट कर रही है, वो इसलिए सपोर्ट कर रही है कि भाई भाजपा मजबूत होती जा रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि भाजपा को हटाओ, भाजपा को हटाने के लिए हमारा समर्थन ले लो। मतलब राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं है भैया, कोई भी किसी के साथ जाकर के मिल सकता है। अब आप सोचो, ये पॉलिटिकल पार्टियां खुद की विचारधारा पे स्टैंडिंग नहीं है कि साहब हम उनका साथ नहीं देंगे। कभी कहते थे कि नहीं साहब उनका साथ नहीं देंगे, अब साथ दे रहे हैं। ठीक है, जो नेता आपको लड़ते हुए नजर आते हैं वो नेता साथ में बैठ करके बेटा खाना खाते हैं, परंतु हमारी भारत की मासूम जनता, भारत के मासूम लोग उन्हीं नेताओं के नाम, उन्हीं पार्टियों के नाम पर क्या है एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारियां खराब कर लेते हैं। दो भाई एक पार्टियों के अलग अलग होने के कारण वो नहीं तू गलत है भैया, यार तू तो देखे इस पार्टी का समर्थन करता है, ये पार्टी तो बहुत गलत काम करती है, भाई लड़ लेते हैं, दोस्तियों में लड़ाई हो जाती है। तो इससे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, भैया पार्टियों के चक्कर में, नेताओं के चक्करों में मत लड़ा करो। वो सिर्फ और सिर्फ आपको टीवी पर लड़ते हुए नजर आते हैं, बाकी उसके अलावा वो साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो यहां पे राष्ट्रीय मोर्चा 1989 की सरकार और संयुक्त मोर्चा 1996 की सरकार में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, क्योंकि 1989 तक कांग्रेस का लगातार राज चलता हुआ आ रहा था, और 1989 में भी कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, 197 सीटें कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा थी। ठीक है, दूसरी पार्टियों के पास 197 से कम ही थी, परंतु उन्होंने मिलजुल करके सरकार बना ली। तो यहां पर भाजपा और वाम मोर्चा ने समर्थन करा राष्ट्रीय मोर्चा को 1989 में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को बाहर करना था, कांग्रेस को सत्ता से निकालना था। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, तो वाम मोर्चा ने 1989 में भी समर्थन करा गैर कांग्रेसी सरकार जो कि कांग्रेस की नहीं थी, 1996 में भी समर्थन करा, दोनों समय समर्थन जारी रखा। लेकिन इस बार संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया, परंतु यहां पर जो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी उसको कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया, सपोर्ट करा। वाम मोर्चा दोनों में है बच्चों, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है, बस भाजपा और कांग्रेस का डिफरेंस आ जाएगा। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे, तो इस बार कांग्रेस और वाम मोर्चा ये चाहती है कि नहीं साहब भाजपा को बाहर करो, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, भाजपा जो पार्टी है वो क्या होती जा रही है, पावरफुल होती जा रही है। तो ये यहाँ पे जो तस्वीर आपको दिखाई है वो भाजपा की दिखाई है। बहरहाल इन्हें ज्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत करी। तो ज्यादा दिनों तक ये जो संयुक्त मोर्चा है और राष्ट्रीय मोर्चा ये नहीं चल पाए, और 91 में और फिर 96 के चुनाव में भाजपा ने अपनी स्थिति है वो लगातार सुधार करा, बेहतर सीटें वो जीतती गई, मतलब ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतती गई। 1996 के चुनाव में ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे और इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी। अब देखिए 1989 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन है, कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी होने का मतलब यह है कि लोकसभा में उनके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, और बहुमत होने का मतलब यह होता है कि लोकसभा का 50% से ज्यादा सीटें हैं, मतलब सरकार बनाने के काबिल हो। सबसे बड़ी पार्टी है पर सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि 197 सीटें और चाहिए 274। जब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी तो राष्ट्रीय मोर्चा को भाजपा ने सपोर्ट करा कि भैया कांग्रेस को बाहर करो, कांग्रेस की बननी नहीं चाहिए सरकार, अपन मिलकर के बना लेते हैं। अब 1996 में हालात उल्टे हो गए। अब 1996 में जो भाजपा है, बीजेपी है, वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मतलब पूरी लोकसभा में जितनी भी पार्टियां हैं उनमें सबसे बड़ी पार्टी ये है, मतलब सबसे ज्यादा जो सीटें हैं, सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो भाजपा के थे, परंतु बहुमत नहीं था। मतलब 274 275 जो होने चाहिए थे वो लोग नहीं थे, कम थे उससे, पर फिर भी सबसे ज्यादा थे। तो बाकी जो दूसरे दल है उन्होंने सपोर्ट बीजेपी को करा नहीं, क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा थी वो सबसे हट करके थी, तो बीजेपी की नीतियों के खिलाफ थी बाकी पार्टियां। तो उन्होंने बोला साहब हम तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जब सपोर्ट नहीं करा तो बहुमत नहीं बना, और बहुमत नहीं मिला तो सरकार कैसे बनती। तो फिर इसलिए कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने मिलकर करके अपनी सरकार बनाई, जिसको क्या नाम दिया गया, संयुक्त मोर्चा नाम दिया गया। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के अगुवा के रूप में सत्ता में आई और 1998 के मई से 1999 के जून तक सत्ता में रही। देखिए अब आखिरकार क्या हुआ, भाजपा ने अपना एक गठबंधन बना लिया, जिसको हमने मोर्चा कह सकते हो आप लोग, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग या
इंग्लिश में कहा जाता है एनडीए। ये मैंने आपको बता दिया, यूपीए, एनडीए और लेफ्ट फ्रंट, ये तीनों बताए। इन्होंने अपनी एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप से 1998 से लेकर करके 1999 तक सरकार में रही भाजपा। फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल करी। राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 99 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करा, मतलब 5 साल जो है वो पूरे करे और 2004 तक पूरा कार्यकाल करा गया है। तो यहाँ पर 1999 पहले एक बार यहाँ पर सरकार बनी, 98 में बनी, फिर उसके बाद 99 में बनी, और दोनों बार जब बनी, दोनों बार जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो किसको बनाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस तरह 1989 के चुनाव से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई और इसके बाद केंद्र में 11 सरकारें बनी। तो 1989 के बाद लेकर के अभी तक 11 सरकारें बनी हैं। और बननी कितनी चाहिए थी? 1989, उसके बाद मैं मानता हूं 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए थे। तो 89 के बाद चुनाव कब होने चाहिए? 94 में होने चाहिए, फिर 99 में होने चाहिए, और फिर 2004 में होने चाहिए, फिर 9 में होने चाहिए, फिर 14 और फिर 19। मतलब 3 3 6 बननी 7 चाहिए थी और सरकारें बन गई 11। ठीक है, क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकारें थी तो मिलजुल करके कैसे न कैसे काम चलाया जा रहा था। जैसे ये हाथ मिला लिया है, दोस्ती कर ली कि हाँ साहब आज से अपन सब एक है, अपन मिलकर के सरकार चलाएंगे। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थी जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए। तो सभी गठबंधन की सरकारें थी या दूसरों दलों के समर्थन पर टिकी हुई थी। वो दूसरे दल कभी भी समर्थन खींच लेते तो भैया वो पार्टी सरकार गिरना तय था। इस नए दौर में कोई सरकार क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकी। तो ये जो 1989 से लेकर करके 2014 तक का जो दौर चला ना बच्चों, इस वाले दौर में सरकारें मिलजुल करके ही बनी है, गठबंधन से ही बनी है। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। किसी भी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिला तो फिर वो कैसे अपनी सरकार बना सकते हैं? बहुमत तो जरूरी है, बहुमत तो चाहिए, बहुमत के बिना कैसे काम चल सकता है? तो किसी को भी बहुमत यहाँ पर नहीं मिलता है। ये बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, उसके बाद 1996 और 97 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 98 और 99 की राजग मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको हम क्या कहते हैं? एनडीए, 2004 और 2009 के चुनाव में संप्रग, ठीक है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको यूपीए कहा जाता है, जो कि कांग्रेस की लीडरशिप में बना हुआ था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो वो भी गठबंधन में बनी, समान रूप से लागू होती है। हालांकि 2014 में ये प्रवृत्ति बदल जाती है। 2000 में ये वाला जो ट्रेंड था गठबंधन की सरकारें बनाने का, ये ट्रेंड बदल जाता है। तो ये जो गठबंधन का ट्रेंड है ये सभी पे लागू होता है। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा ने बनाई, फिर संयुक्त मोर्चा ने बनाई, फिर बीजेपी वाले गठबंधन राजग ने बनाई, या कांग्रेस के गठबंधन वाले संप्रग ने बनाई, किसी ने भी बनाई, सब पर ये बात लागू होती है। सबने गठबंधन से बनाई थी। किसी के पास भी पूर्ण बहुमत नहीं था, परंतु 2014 में देश में फिर से इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कोई लोकप्रिय चेहरा आता है जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, और फिर वो आते हैं और फिर वो एक ऐसी लहर चलती है और लोग सब मोदी जी के नाम पर वोट डालते जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाती है। आइए अब तक जो हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करें। अभी तक हमने सीखा उसका मतलब क्या है? मतलब जो चैप्टर 1 से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, उसकी जो चैप्टर 1 से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, अब उसको हम ये जो हमने पढ़ा है इसके साथ जोड़ने की कोशिश करें। देखिए, कोई भी जो भी घटना होती है ना बेटा, वो सडनली अचानक नहीं होती। अब ये अगर 89 से 2014 तक अगर कहीं ना कहीं गठबंधन का दौर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातें इतिहास में छुपी हुई होगी, इतिहास में इसके कारण छुपे होंगे। तो उन्हीं कारण को जानने के लिए हमें कुछ पिछले अध्यायों की बात करनी पड़ेगी। माना जा सकता है कि गठबंधन सरकारों का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। तो ये कह रहा है कि ऐसा माना जा सकता है कि जो गठबंधन सरकारों का जो ये युग आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि लंबे समय से कुछ ऐसी प्रवृत्तियां, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे ट्रेंड हुए हैं जिनका परिणति मतलब उनका परिणाम है। भाई आज आप लोग पूरे साल मेहनत करोगे, आप पूरे साल मेहनत करोगे, जब जाकर के आपके 12th में बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब आपकी पूरी साल की मेहनत के कारण आपने बोर्ड को टॉप करा है, एक दिन की मेहनत में नहीं। इसी प्रकार से ये जो गठबंधन सरकारों का जो युग चला है, ये कहीं ना कहीं पीछे कुछ ऐसे काम या ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका परिणाम के तौर पर ही बन रही थी।
पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे थे और वे इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया वे भारतीय राजनीति को गठबंधन की सरकार के युग की तरफ ले आए। तो कुछ दशकों में 1990 से पहले के कुछ दशकों की अगर मैं बात करूं तो भारतीय समाज में धीरे धीरे कुछ बदलाव आए। क्या बदलाव आए? सबसे पहले तो मैं बात करूं दलित वर्ग जो है, दलित एवं जो पिछड़ी जाति है उनका उदय होना। बच्चों सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला पिछड़ी जाति का उदय। ये लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे, ये संविधान को पढ़ने लगे और संविधान में जो अधिकार दिए गए थे उन अधिकारों की मांग करने लगे। ओके, दलित एवं पिछड़ी जाति का उदय। इसके अलावा इस समय ही हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रीय जो दल है उन क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। और ये जो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण। तो ये समाज में धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बदलाव आया और इस बदलाव के कारण क्या हुआ कि अब दलित और पिछड़ी जाति किसी एक पार्टी के वोट बैंक नहीं थे। उन्होंने बोला जो हमारी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो हमारी बात कौन करता है? बोले हमारी बात कोई नहीं करता, तो जो नहीं करता उसको हम वोट नहीं देंगे। तो वोट क्या हो गए? बट गए। नहीं तो पहले हमने इंदिरा गांधी जी के समय क्या पढ़ा था कि दलित और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक थे। ज्यादातर लोग कांग्रेस को ही वोट दिया करते थे, परंतु ऐसा नहीं था, बदलाव आ चुका था। क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ तो हर क्षेत्र में, हर स्टेट में, हर राज्य में लोगों ने बड़ी पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को वोट देने की जगह ये बोला नहीं साहब हम तो हमारी लोकल पार्टी को वोट देंगे, हम डीएमके को वोट देंगे, हम असम गण परिषद को वोट देंगे, हम बीजेपी कांग्रेस को वोट क्यों दें? तो इससे भी सबको बहुमत नहीं मिल पाया। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं को लेकर करके हर व्यक्ति ने क्या अपनी क्षेत्र की पार्टी को ही चुनना पसंद करा, उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी को चुनना पसंद नहीं करा। और जब राष्ट्रीय पार्टी को नहीं चुना तो भैया वहां पर पॉसिबल ही नहीं था कि बहुमत मिल जाए। अब जैसे एक बात बताइए, जैसे आज मैं एक राजस्थान की पार्टी बनाता हूं और मैं राजस्थान में बहुत लोकप्रिय हो जाता हूं, राजस्थान में हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी को ही वोट देना चाहता है और राजस्थान से लोकसभा में 25 सीटें, मतलब लोकसभा में 25 लोग राजस्थान से चुन करके जाएंगे, राजस्थान की जनता वोट करेगी और 25 लोग वहां चुन करके जाएंगे। अब 25 के 25 राजस्थान से तो मैंने जीत ली है, परंतु बाकी स्टेट वाले तो मुझे जानते भी नहीं है। तो फिर मेरी सरकार कैसे बनेगी? मुझे तो 274 चाहिए, मिले 25 ही है। ऐसे मान लो पंजाब में भी कोई वहां की क्षेत्रीय दल होगा, उसको लोग जिता देंगे। तो राष्ट्रीय पार्टियों की फिर क्या है, वोट कम होते जाते हैं, वोट कम होते जाते हैं तो उनके लोग कम चुनाव जीतते हैं और कम चुनाव जीतते हैं तो फिर बहुमत नहीं बन पाता है, इसलिए गठबंधन की सरकारें बनती हैं। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। देखिए दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, आप याद करिए वो जो टाइटल था, ठीक है, मैं वो टाइटल आपको याद दिला देता हूं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक सामाजिक एवं विचार धारात्मक गठबंधन। याद करिए ये टाइटल बेटा, इस हेडिंग के साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक संगठन था। मतलब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको इसमें कहा समाज, तो सामाजिक गठबंधन किस प्रकार से था? इसमें दलित जाति के लोग भी थे, पिछड़ी जाति के लोग भी थे, स्वर्ण जाति के लोग भी थे, हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। सभी समाज के लोगों को साथ में जोड़ करके कांग्रेस चल रही थी। विचारधारात्मक अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पूंजीवाद को समर्थन करने वाले लोग भी मिलेंगे, समाजवाद को समर्थन करने वाले लोग भी मिलेंगे, दलितों के उत्थान को समर्थन करने वाले लोग भी मिलेंगे और दूसरे धर्मों को, दूसरे वर्गों के उत्थान को भी समर्थन करने वाले लोग मिलेंगे। दक्षिण की जो भाषा संस्कृति है उसको समर्थन करने वाले लोग भी मिलेंगे और उत्तर की भाषा संस्कृति को समर्थन करने वाले भी लोग मिलेंगे। मतलब सारी विचारधाराएं इसमें थी, सारे समाज भी इसमें थे और सारी विचारधाराएं भी इसमें थी। तो आप क्या कहा गया कि हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि जो शुरुआती साल थे कांग्रेस खुद एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। मतलब उसमें खुद ऑटोमेटिकली अंदर ही गठबंधन था, सारे समाज जुड़े हुए हैं, सारी विचारधाराएं जुड़ी हुई, तो खुद ऑटोमेटिकली गठबंधन नहीं था। इसमें विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे, तो अलग अलग जो इंटरेस्ट की बातें हुआ करती थी वो भी एक साथ हो रही थी। अलग अलग सामाजिक समूह और अलग अलग वर्ग एक साथ पार्टी में रहा करते थे और इसी परिघटना को, इसी सिस्टम को क्या नाम दिया गया था? कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम कहा गया है। बच्चों क्या कहा गया है? कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम कहा गया है।
5वें अध्याय में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। और 1960 के दशक से हमने ये देखा कि जब इंदिरा गांधी जी के हाथ में सत्ता आती है तो धीरे धीरे सिंडिकेट अलग होते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग होते हैं और अपनी अलग अलग पार्टियां बनाना लग जाते हैं। तो पहले कांग्रेस पूरा एक गठबंधन नुमा पार्टी थी, फिर धीरे धीरे कांग्रेस में बंटवारा होने लगा। हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप डीएमके को ही देख लीजिए, ठीक है ना। इस सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी क्या होती गई, कमजोर होती गई। एक तो पहले जब कांग्रेस पूरा गठबंधन था तो सारी जाति सारे वर्ग के लोग इसमें थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हर वर्ग के हर जाति के लोग अलग अलग पार्टियां बनाने लगे। इसके अलावा कांग्रेस हर विचारधारा को साथ लेकर के चल रही थी, हर क्षेत्र की विचारधारा को साथ लेकर के चल रही थी। अब वो विचारधारा के लोग भी अलग अलग होने लगे, ठीक है। तो इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ने लगी। लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह नहीं उभर पाई कि कांग्रेस का विकल्प बन सके, परंतु कांग्रेस का विकल्प अभी भी नहीं था। कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी थी और दूसरी पार्टी की तुलना में सबसे मजबूत पार्टी रही थी कांग्रेस। चलिए, तो ये केंद्र सरकार में 1989 के बाद की बात आपको बताइए। चलो बच्चों, हमने अभी तक चैप्टर 1 से शुरू करा था और चैप्टर 8 पर आज हम आ चुके हैं। लगभग हमारी पूरी पॉलिटी होने वाली है। एक बार मैं आप लोगों को कब कब चुनाव हुए वो वाली लिस्ट बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा चुनाव हुआ वो कब हुआ बच्चों, 1952 में। कब हुआ, 1952 में। 1952 के बाद कब हुआ, 1957 में। 1957 के बाद कब हुआ, 1962 में। 62 के बाद कब हुआ, 1967 में। यहां तक सही चल रहा है। शुरुआत के 4 चुनाव हर 5-5 साल में हो रहे, परंतु 1970 के एंडिंग में आकर के इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा को भंग करा दिया। क्यों करा दिया, क्योंकि दूसरी पार्टियों पर निर्भर होकर के उनको सरकार चलानी पड़ रही थी, क्योंकि सिंडिकेट अलग हो गए थे। तो इसलिए 1971 में चुनाव हुए। उसके बाद 76 में होने चाहिए थे, परंतु आपातकाल के कारण 77 में चुनाव हुए। उसके बाद जनता सरकार सही से नहीं चला पाई तो 1980 में चुनाव हुए। 1980 के बाद फिर 4 साल में चुनाव हुए, 1984 में हुए। 84 के बाद 1989 में हुए। 89 के बाद फिर 1991 में 1991 में हुए। 91 के बाद फिर 5 साल में 1996 में हुए। फिर 2 साल में हो जाएंगे 1998 में हुए। फिर अगले साल वापस हो जाएगा 1999 में हुए। और 99 के बाद फिर 2004, 4 के बाद 2009, 2009 के बाद 2014 और 2014 के बाद बच्चों 2019। ओके, तो अभी तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 बार लोकसभा के चुनाव हमारे हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके हैं, 17 बार हो चुके हैं। और 2024 में जो होंगे वो 18वीं बार लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले 1952 में, फिर 57 में, 62 में, 67 में, 71 में, 77 में, 80 में, 84 में, 89 में, 91 में, 96 में, 98 में, 99 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में। इस प्रकार से आपको पूरे याद होने चाहिए। अब 1989 के बाद जो केंद्र में सरकारें बनी, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। ये वाली जो इमेज है बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, उसमें पूरी जानकारी है। अब देखो, गठबंधन की सरकारें दिसंबर के 1989 से लेकर के नवंबर के 1990 तक सरकार बनती है। राष्ट्रीय मोर्चा, जिसमें वाम मोर्चा और भाजपा का समर्थन होता है, और जिसमें प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, वीपी सिंह बनते हैं। वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं। उसके बाद नवंबर में इनकी सरकार हट जाती है। नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक राष्ट्रीय मोर्चा का एक तबका जो कि समाजवादी होता है, वो समाजवादी जनता पार्टी का नेतृत्व बनाता है और कांग्रेस का समर्थन पाकर करके सरकार बना लेता है। इसमें जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो चंद्रशेखर जी बनते हैं। इसके बाद जून 1991 में चुनाव हुए और चुनावों में कांग्रेस ने एआईडीएमके, ठीक है, एआईडीएमके साउथ की पार्टी है तमिलनाडु की, उसका और दूसरे दलों का समर्थन लिया और जून 1991 से लेकर के मई 1996 तक सरकार को चलाया। उसके बाद अब इस वाले में कौन थे प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और इस समय क्या था, राजीव गांधी जी की हत्या भी कर दी गई थी 91 में। मई 1996 से लेकर के जून 1996 तक भाजपा अल्पमत की सरकार बनती है, मतलब बहुमत इन लोगों को नहीं मिल पाता है। और उस समय जो प्रधानमंत्री बने वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बने।
जून 1996 से लेकर के 97 तक कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बने वो एचडी देवेगौड़ा साहब बने। उसके बाद अप्रैल 97 से लेकर के 98 तक की जो सरकार बनी वो भी संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, इंद्र कुमार गुजराल जी इसमें प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मार्च 1998 से लेकर के अक्टूबर 1999 तक सरकार बनी, ठीक है। फिर अक्टूबर किसकी बनी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनी। फिर अक्टूबर के 99 में चुनाव हो गए और चुनाव में इस बार गठबंधन में बीजेपी आ गई और मई 2004 तक राजग की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो कि एक बीजेपी का गठबंधन था, उसकी सरकार बनती है और प्रधानमंत्री बनते हैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पोखरण में जो टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो उसी समय में करवाया था। फिर 2004 से लेकर के 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार बनती है, ठीक है। इसी दौर में जो है आरटीआई जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे एक्ट पास कराए जाते हैं। फिर 2004 के बाद 2009 तक मनमोहन सिंह जी, फिर 9 से 14 तक मनमोहन सिंह जी, और फिर उसके बाद 2014 और 2019 में जो सरकार बनी वो किसकी बनी? प्रधानमंत्री मोदी जी की, बीजेपी की सरकार बनी फुल बहुमत के साथ। यहां पर आकर के 1989 से आकर करके 2014 तक गठबंधन की सरकारें चली और फिर मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई। चलिए, अब हमारी यहां तक बात, आज का टॉपिक यही खत्म होता है। परंतु अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर को ट्रिक के साथ याद करना, ठीक है। जितने भी प्राइम मिनिस्टर 1952 से लेकर के 2019 तक जो प्रधानमंत्री बने उनको ट्रिक के साथ याद करेंगे। चलिए, सबसे पहले कौन है? जवाहरलाल नेहरू बने, फिर लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर इंदिरा गांधी बनी, फिर मोरारजी देसाई बने और फिर चरण सिंह बने, और इनके बाद 1980 में चुनाव हो गए, ठीक है। अब एक बार हम इन तीन को ले लेते हैं शुरुआत में, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो मैं यहां पे लिखता हूं जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी। मैंने क्या लिखा है कि जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी। क्या लिखा है बच्चों? जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी। तो ये जवाहरलाल, ठीक है, और इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, ये हो गए। और जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी। तो सबसे पहले कौन बने? जवाहरलाल जी बने, फिर जवाहरलाल जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी बने और फिर इंदिरा गांधी जी बनी। तो चलिए, ये तीन हमें याद हो गए। उसके बाद फिर हम इन दो को देखते हैं, मोरारजी देसाई जी और चरण सिंह जी। तो क्या लिखा गया है? मोरारजी देसाई, मोर अर्जी गुरुदेव के चरण में, मोर अर्जी गुरुदेव के चरण में। अब आप यहाँ पे गुरुदेव, जैसे भाई मैं अपने गुरु महाराज को बहुत मानता हूं, मैं उन्हीं की पूजा करता हूं, उन्हीं पर ही विश्वास करता हूं। आप यहाँ पे भगवान लिख लो, ईश्वर लिख लो, जो लिखना चाहो वो लिख लो। मोर अर्जी, मोर अर्जी, मोर अर्जी का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना कि भगवान मेरी ये जो चीज है ना, मेरी ये डिमांड है, पूरी कर देना। अर्जी का मतलब ये होता है ना, सर प्लीज ये काम कर दीजिए। तो मोर अर्जी, मेरी अर्जी, मेरी अर्जी किसके चरणों में? गुरु महाराज के चरणों में, कि भगवान अब आपको सौंप दिया, अब आप जानो। तो मोर अर्जी मोरारजी और चरण चरण सिंह। तो आसान हुआ ना। शुरुआत के तीन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई और चरण सिंह, मोर अर्जी गुरुदेव के चरण में, ठीक है। तो मोर अर्जी मोरारजी और चरण से चरण सिंह। उसके बाद आते हैं आगे। अब इसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी फिर बनी 1980 में, उनके बाद राजीव गांधी जी बने, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बने और फिर चंद्रशेखर जी बने। तो अब इन चार को देख लेते हैं। अब इसमें हम लिखते हैं इंदिरा राज में, इंदिरा राज में हमने विश्व को चंद्र से देखा, विश्व को चंद्र से देखा। अब देखिए 1983-84 में जो राकेश शर्मा होते हैं, जो भारत के स्पेस में जाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो स्पेस में जाते हैं बेटा, चांद पर नहीं जाते, ये बात ध्यान रखिएगा। पर थोड़ा सा इसको ट्रिक को बनाने के लिए हमने यहाँ पे चंद्र इस्तेमाल करा है, चांद इस्तेमाल करा है, पर वो स्पेस में जाते हैं, चांद पर नहीं जाकर के आते हैं। तो उसी दौर में जाकर के आते हैं, स्पेस में जाकर करके भारत उस समय पहली बार स्पेस से दुनिया को देख रहा होता है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, इंदिरा राज में। तो इंदिरा जी का राज था, मतलब इंदिरा गांधी, राज राजीव गांधी,
ठीक है। और उनके समय में इंदिरा राज में हमने विशु प्रताप सिंह चंद्रशेखर, तो इंदिरा राज में हमने विश्व को चंद्र से देखा, मतलब आसमान से हमने पूरे विश्व को देखा था उस समय। ओके, उसके बाद भैया नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव जी बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और एचडी देवगौड़ा जी बने। तो इस पर अपन लिखते हैं राव जी के अटल विश्वास के कारण देव उनसे सदा खुश रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। देखो अब देखिए, जैसे मैंने कहा मैं अपने गुरु महाराज को मानता हूं, मेरा जरूरी क्या है कि उन पर विश्वास हो कि भगवान जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो मेरा अटल विश्वास होना चाहिए। अटल का मतलब क्या है? जो टले ना, जो कभी भी टले ना। आप क्या करते हो? आज नहीं कल कर लेंगे, तो आपने काम को क्या कर दिया? टाल दिया। जो टलता नहीं है उसको अटल कहा जाता है। तो हमारा भी भगवान पे विश्वास कैसा होना चाहिए? अटल होना चाहिए, अटूट होना चाहिए, जो कभी ना टूटे, जो कभी ना टले। तो राव जी ने के अटल विश्वास के कारण देव उनसे सदा खुश रहते थे। तो राव जी का भैया भगवान पे विश्वास होगा और उस कारण भगवान हमेशा खुश रहते थे। तो इसलिए राव जी, तो ये राव जी कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। और अटल विश्वास अटल बिहारी वाजपेयी जी, और देव एचडी देवगौड़ा। ठीक है ना? तो बिल्कुल आसान सी ट्रिक बना ली अपन लोगों ने। फिर उनके बाद बने इंद्र कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अब अपन लिखते हैं कि इंद्र कुमार गुजर गए, फिर अटल जी का मन मोह लिया मोदी जी ने। ठीक है, देखो अब इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, तो इंद्र कुमार गुजर गए, तो इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, उसके बाद कौन बने? अटल जी बने, और अटल जी के शिष्य ही तो हैं मोदी जी। ठीक है, अटल जी के शिष्य ही हैं मोदी जी। और मन मोह का मतलब क्या हो लेता है? कि बिल्कुल मन को जीत लिया। ठीक है, बिल्कुल मन को ही जीत लिया। जैसे आपके 100 में से 100 आएंगे पॉलिटी में, तो मैं कहूंगा बच्चों आपने तो मेरा मन जीत लिया, गजब ही काम कर दिया। तो अटल जी का मन मोह लिया मोदी जी ने। तो मनमोह कौन है? मनमोहन सिंह जी। कौन थे? मनमोहन सिंह जी। और फिर अब भी प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। तो इंद्र कुमार गुजर गए, फिर अटल जी का मन मोह लिया मोदी जी ने। तो एक बार हम वापस रिपीट कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो पहले 3, जवाहरलाल की बहादुर बेटी थी इंदिरा गांधी, इससे आसानी से याद रहेगा। मोर अर्जी गुरुदेव के चरण में, या मोर अर्जी ईश्वर के चरण में। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर। इंदिरा राज में हमने विश्व को चंद्र से देखा। ओके, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा। राव जी के अटल विश्वास के कारण देव उनसे सदा खुश रहते हैं, तो इसमें 3 कवर हो गए। फिर लास्ट है इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। इंद्र कुमार गुजर गए, फिर अटल जी का मन मोह लिया मोदी जी ने। तो इससे हमारी सारे के सारे जो प्रधानमंत्री हैं वो याद हो गए। आज हमने क्या समझा? कि हमने ये समझा कि एक तो 1952 से लेकर करके 2019 तक टोटल 17 बार लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं। कितनी बार हो चुके हैं? 17 बार इलेक्शन हो चुके हैं। और इन सभी बार में जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनको भी हमने ट्रिक के साथ याद कर लिया। तो अब आज आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? मजा आया या नहीं आया? और आपको ये दोनों चीजें याद हुई या नहीं हुई? जरूर बताइएगा। तो पर आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और इस ट्रिक के बारे में जरूर बताइएगा बच्चों। और बच्चों प्लीज ऐसी ट्रिक जो आप पढ़ रहे हो, इतना अच्छा आप पढ़ रहे हो, ये अवसर दूसरों को भी दीजिए। लर्न एंड शेयर आर्ट्स को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।